जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। लगातार आपको क्लास मिल रही है, मॉक टेस्ट लगातार चल रहा है बिहार सिविल कोड 2023 स्पेशल मैथ सेक्शन का, जो बिल्कुल आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछने वाला है बिल्कुल उसी को देखते हुए इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। जैसा कि पटना हाई कोर्ट में जैसा क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल सेम टू सेम मैंने जो सेशन चलाया था वैसे ही क्वेश्चन आया था। तो उम्मीद करते होंगे कि आप बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे और प्रत्येक दिन आप देख पा रहे होंगे। अगर प्रत्येक दिन इस चैनल पर जुड़ते हैं तो यकीन मानिए बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम में जब बैठिएगा तो आपके लिए हर सवाल हलवा होगा। बिल्कुल आप एक झटके में चटका पा रहे होंगे, यकीन मानिए, भरोसा करिए। जो विद्यार्थी इस सेशन में देखे थे वो पटना हाई कोर्ट में हर क्वेश्चन को चटकाया था, हर क्वेश्चन को चटकाया था एक एक झटके में, है ना। तो मैं एक झटके में चटकाना सिखाता हूँ इसी चैनल पर, है ना। और स्पेशल मैथ सेक्शन का, और कोई सब्जेक्ट नहीं, स्पेशल मैथ सेक्शन, है ना। तो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगा, हर क्वेश्चन से आप कुछ सीखिएगा। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा, जो भी यूनिक चीज़ दिखाई दे या यूनिक ट्रिक दिखाई दे तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, मैं पिन करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस सेशन के समाप्ति के बाद आप डाउनलोड करके फिर से अपने से सिंगल आप अकेले उसको प्रैक्टिस करिएगा। और जब यहाँ पर आप एक बार देखे रहिएगा तो उसके बाद इसी सवाल को प्रैक्टिस करना, सोचिए कितना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद किसी भी पब्लिकेशन का बुक आपके पास हो, आप लगाना बैठिए, हर क्वेश्चन को उस टाइप का जो भी सवाल आपके सामने आएगा एक झटके में झटकाइएगा, है कि नहीं। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आराम से देखिए, आराम से सीखिए, बिल्कुल आपको हड़बड़ी होने वाली नहीं है। देखो, उसके पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, ये रहा आज का पहला सवाल। और देखिए कैसे एक झटके में चटकाया जाता है। बिल्कुल कंसेप्ट सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, है ना। जो भी आपको सीखना है सीखते रहिए, लेकिन पेन और पेपर के साथ। बगल में पानी का बोतल रख लीजिए, पानी पीते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सीखते रहें। बिल्कुल दबाव नहीं होनी चाहिए, बिना प्रेशर के, है ना। प्रेशर में आप सीख नहीं पाइएगा, तो बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। यकीन मानिए आप सीख पाइएगा, है ना। देखिए बोला है कि सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। बोला है कि अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। चिराज की वर्तमान आयु बता देना है। समझिए, दो व्यक्ति हैं, एक सुरेश हैं और एक चिराज हैं, ठीक है। इनकी वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 5:4। बहुत शानदार। बोला है अब से 3 साल बाद इनके आयु का रेशियो 11:9 हो जाता है। बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, ये नीचे वाला जो है ये 3 साल बाद का है, 3 साल बाद का है। ऊपर वाला जो है वो प्रेजेंट रेशियो है, ठीक है ना। बहुत शानदार। अब हम बैलेंस करेंगे, यहाँ से यहाँ आने में कितना यूनिट का अंतर है, तो कहेगा 6 यूनिट का। यहाँ से यहाँ आने में 5 यूनिट का, तो कुछ बैलेंस नहीं है, ये बराबर होना चाहिए दोनों। तो बराबर कैसे होगा, तो इनके रेशियो के अंतर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो के अंतर से, रेशियो का अंतर कितना है, 5 और 4 में 1 यूनिट का अंतर है, और 11 और 9 में 2 यूनिट का अंतर है। तो इस 2 से ऊपर वाला रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 से नीचे वाला रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक नया प्रेजेंट रेशियो निकलेगा, नया रेशियो। 2 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। 1 से इस नीचे वाला मल्टीप्लाई करते 11:9 रह जाएगा, और नीचे वाला है 3 साल बाद का, 3 साल बाद का। आपके हिसाब से 10 के बाद 11 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट बढ़ाया गया है। इधर भी 8 के बाद 9 हो रहा है, 1 यूनिट बढ़ाया गया है। तो अब देखिए बराबर आ गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। यही हमको करना था। इस तरह के सवाल में ये बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपके हिसाब से 1 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है, क्वेश्चन के हिसाब से 3 बरस कितना बढ़ाया गया है, 3 बरस बाद, 3 बरस बाद। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3। जब 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया तो सवाल में बोला है कि चिराज की वर्तमान आयु बता दीजिए। तो यही जो निकला है ऊपर वाला इनिशियल रेशियो है, ये
सुरेश का है, ये चिराज का है। चिराज का कितना यूनिट है? 8 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 तरीका 24, 24 साल हो गया। चिराज अभी कितने साल के हैं? 24 साल के हैं। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया है ना, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, आराम से आपने सीखा। और उम्मीद करते होंगे कि आपको पेन और पेपर लेकर बैठे होंगे और आई होप कि आपको बेहतर से समझ में आ गया होगा। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब तो आपको बिल्कुल पकड़ हो गई होगी हर सवाल पर। देखो, 3 संख्याओं का योगफल 51 है यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है तथा पहली का तीसरी से अनुपात 1:2 है, तो बोला है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल बता दीजिए। 3 संख्या है, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, बोला कि पहला का दूसरे का रेशियो 4:5 है। ठीक है, और पहला का तीसरा से रेशियो दिया है 1:1 बोल दिया है, पहला का तीसरे का 1:2 बोल दिया है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 1 जो है 1 पहली संख्या, उसका तो 2 वैल्यू होगा नहीं, यहाँ 4, यहाँ 1 अलग अलग होगा नहीं, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो नीचे वाला को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 1 जा 4 हो गया, और यहाँ पर 5 पहले से है 5 रहेगा, और यहाँ पर 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है ना, तीनों का रेशियो निकल गया ना। अब बोला है कि आपके हिसाब से तीनों का योग कितना है, आपके हिसाब से तीनों का सम कितना होगा योग। तो कहिएगा कि मेरे हिसाब से 5 4 9 9 8 17 9 8 17 यूनिट, आपके हिसाब से 17 यूनिट। और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि 51 दिया है। क्वेश्चन के हिसाब से 51, आपके हिसाब से 17 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 51। तो 17 से कैंसिल करेंगे, 17 कम 17, 17 3 51, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3। जब 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो सवाल में बोला है कि तीनों का गुणनफल बताइए। तो तीनों का गुणनफल मतलब जब 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 4 3 12 हो जाएगा। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 5 3 15 हो जाएगा। और 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 8 3 24 हो जाएगा। और तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तीनों का गुणनफल बोला है तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ना, यहाँ 12 और 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। ये क्यों हम 180 लिख देते हैं, पता है क्यों? क्योंकि जो 12 और 15 आता है ना, ये बहुत बार सवाल में आता है मल्टीप्लाई करने के लिए। ये बराबर आते रहता है हर सवाल में, लगभग कुछ सवालों में देखने को मिलते रहता है। ठीक है, 12 और 15, तो ये याद ही हो जाता है। 12 और 15 का मल्टीप्लिकेशन जो है 180 होता है, ये याद हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए। और उसके बाद 24 से फिर मल्टीप्लाई कर देना है 24 से। ठीक है, तो 18 चौका 72, 7 कैरी हो गया, 18 दूना 36, 36 और 7 हो गया 43, और बगल में एक जीरो है तो जीरो। 4320, 4320 आपके सवाल का आंसर हो गया। 4320 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। कौन सा बाबू? तो कहिएगा ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया ऑप्शन ए। कैसा लगा, कैसा लगा ट्रिक, है ना? शानदार कंसेप्ट, शानदार ट्रिक और शानदार कंसेप्ट है ना? इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट वे है ना? आसानी से सीखते रहिए, देखते रहिए, है ना? हड़बड़ाइएगा मत, आराम से सीखिए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आराम से सीखते रहिए, आराम से देखते रहिए। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोला है कि यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है और विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो बोला है कि क्षेत्रफल बताइए। देखिए, ये एक आयत हो गया, मान लीजिए ये एक आयत हो गया। ठीक है ना, यह एक आयत हो गया। विकर्ण इसको कहते हैं, विकर्ण किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। यह दे दिया है 13। ठीक है ना। अब देखिए, परिमाप कहते हैं इसके बाउंड्री को, पूरे बाउंड्री को क्या कहते हैं, परिमाप। परिमाप दिया कितना है, परिमाप दिया है कितना, तो कहिएगा कि 34 दिया है। अब एक बात बताइए, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, 2 × L + B बराबर 34 हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे 34 17 बार में कैंसिल हो गया, मतलब L + B का वैल्यू हो गया 17। L + B का वैल्यू हो गया आपका 17। बहुत शानदार। अब कहा है कि विकर्ण, तब विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण कितना दिया है इसका,
आयत का विकर्ण कितना दिया है तो कहेगा 13 दिया है। अच्छा विकर्ण होता कितना है आयत का तो कहेगा रूट अंडर एल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 है तो 13। दोनों तरफ वर्क करेंगे, इधर भी वर्क करेंगे और इधर भी वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। मतलब एल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 13 का एक्स स्क्वायर 169, एल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 169। बहुत शानदार। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी। एरिया क्या होता है, आयत का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, यानी एल इंटू बी का वैल्यू आपको निकाल देना है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए कि ये लीजिए ये वाला, यहाँ से आइए ये वाला, दोनों तरफ वर्क करेंगे, इधर भी वर्क करेंगे इधर भी वर्क करेंगे, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर करेंगे, इधर एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2l इंटू बी, ठीक है। बहुत शानदार। इक्वल टू यहाँ 17 है, 17 का ओवर करेंगे एक्स स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा। बहुत शानदार। अच्छा एल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है तो कहेगा 169 है यहाँ पर, तो इसके जगह पर हमने 169 लिख दिया, ठीक है। अच्छा इधर 2lb है तो 2lb इक्वल टू 289। बहुत शानदार। ये इधर अगर घटेगा तो 2lb 289 में से 169 माइनस करेंगे तो 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, 2 से कैंसिल करेंगे तो 60 हो जाएगा। मतलब एल इंटू बी का वैल्यू हो गया 60, एल इंटू बी का वैल्यू हो गया 60, एल इंटू बी का वैल्यू क्या हो गया 60। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि एल इंटू बी को ही हम एरिया कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, इसीलिए एल इंटू बी का वैल्यू आया है 60। तो यही आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन डी। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन डी आपके सवाल का एक बेस्ट वे में, है ना, एक बेसिक मेथड से आपने इस सवाल को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, देखा ना, बहुत बढ़िया। सवाल देखिए, सवाल देखिए अगला सवाल देखेंगे। बोला है कि 3 के पहले 5 गुणजों का औसत बताइए। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत बताइए। तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन होगा तो कहेगा 3 होगा, फिर 3 2 6 होगा, 3 3 9 होगा, 3 4 12 होगा, 3 5 15 होगा। 5 हो गया ना। अब इसका एवरेज निकाल देना है। एवरेज कैसे निकलेगा तो एवरेज निकलेगा सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे, सबको ऐड कर देंगे और 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। बहुत शानदार। ऐड करिए 6 3 9 9 9 18, 9 9 18, 18 में 20 जोड़ेंगे तो 18 में 12 जोड़ेंगे तो 30, और 30 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 45, और 45 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9 हो जाएगा। और 9 आपके सवाल का आंसर रहा, 9 आपके सवाल का आंसर रहा। ये हो गया ऑप्शन ए। बहुत शानदार। अब ट्रिक देखिए, अब इस तरह के सवाल को चटकाने का आप ट्रिक देखिए, बड़ी शानदार ट्रिक है। देखिए जब भी ये इस तरह का 3 का मल्टीपल है हमारे, ये 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। अब इसका निकालना है एवरेज। क्या निकालना है इसका एवरेज। तो एवरेज जो निकलेगा ना वो बीच वाली होगी। कौन होगी? बीच वाली। हमेशा याद रखिएगा जो बीच वाली संख्या होती है वो एवरेज होती है। डायरेक्ट 9 आंसर, डायरेक्ट 9 आंसर, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। कैसा लगा, कैसा लगा ट्रिक आप बताइए। शानदार ट्रिक है कि नहीं? बहुत शानदार ट्रिक है ना, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल को कैसे चटकाएंगे। देखिए बोला है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाया जाता है, ठीक है, एवं उसी त्रिज्या के सिलेंडर में फोल्ड किया जाता है। तो सिलेंडर की ऊंचाई बता दीजिए। त्रिज्या कितना है? 3 है, ठीक है, त्रिज्या कितना है? 3 है। अब एक बात बताइए, एक गोला है उसको पिघलाकर, एक गोला है उसी को पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया जा रहा है। तो याद रखिए जब भी पिघलाकर कुछ दूसरा शेप बनाया जाए, एक शेप से दूसरा शेप बनाया जाए, तो इनका वॉल्यूम इक्वल होता है। इनका वॉल्यूम क्या होता है? इक्वल। तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। तो कहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा इस बेलन का आयतन क्या होता है? तो कहेगा पाई आर एक्स स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पर 4/3, ठीक है। आर क्यूब, आर का मतलब 3 है, क्यूब है तो 3 को 3 बार लिखेंगे, क्यूब है। यहाँ आर एक्स स्क्वायर, आर के जगह पर 3 है तो 3 का एक्स स्क्वायर है तो 3 को 2 बार लिखेंगे, और एच है तो एच। बहुत शानदार। डबल 3 से 3 टर्मिनेट हो गया, 1 3 से 1 3 टर्मिनेट हो गया, तो एच बराबर क्या मिल गया? 4। और यही आपसे पूछा था कि एच का वैल्यू बता दीजिए, तो कहेगा 4 सेंटीमीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। 4 सेंटीमीटर आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी।
कौन सा बाबू? तो कहिएगा इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी, जो बड़ी आसानी से, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए मेंसुरेशन का, ट्रिगो का, याद रखिए ट्रिगो का और मेंसुरेशन का फार्मूला याद रहेगा तो आप उस तरह के सवाल को जब भी आएगा उसमें का, उस चैप्टर में का, तो आप एक झटके में चटकाइएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए सवाल में, देखिए सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि W इक्वल टू दिया है, W इक्वल टू -2, X इक्वल टू दिया है 3, Y इक्वल टू 0, Z इक्वल टू -1/2, और कह दिया है कि x इंटू रूट अंडर x प्लस WZ का वैल्यू बता दीजिए। अब एक बात बताइए, x बोले तो x का वैल्यू दिया है 3, कितना दिया है 3, बहुत शानदार। x का वैल्यू यहाँ भी 3 दिया है, w का वैल्यू कितना दिया है तो कहेगा -2, w का वैल्यू -2, और इंटू z का वैल्यू दिया है -1/2, बहुत शानदार। ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 हो गया, और रूट अंडर यहाँ 3 यहाँ 1, 3 + 1 हो गया, और 3 इंटू 3 + 1 का मतलब 4, अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तब 3 2 कितना हो गया 6 हो गया, और 6 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 6 आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। 6 आपके सवाल का सही आंसर हो गया जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। चटका पा रहे हैं ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आप आसानी से चटका रहे हैं हर क्वेश्चन को और सीख रहे हैं। तो अगर पसंद आ रहा है तो सब लोग शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, है ना, आ ही गया आपके स्क्रीन पर शेयर करने वाला। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो सब लोग लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले क्लास का और आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा, और ट्रिक का भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। ये फ़ायदा है सब्सक्राइब करने से। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, और एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा, है ना, इसीलिए। अगला सवाल देखिए, सवाल देखिए, सवाल बड़े मज़ेदार है, सवाल बड़े मज़ेदार है। देखेंगे बोला है कि 1 माइनस, समझिएगा 1 - 5/, समझिएगा बात, 5/7 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ऐसे है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, अंत में क्या लिखा हुआ है तो कहेगा 1/3, अंत में क्या लिखा हुआ है तो कहेगा 1/3, अंत में क्या लिखा हुआ है तो कहेगा 1/3, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 1/3 लिख लेंगे, 1/3 लिख लेंगे इस तरह, ठीक है। अब देखिए, अब पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं, इतना को छोड़ देते हैं, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, इतना को पहले नीचे वाला ये वाला वैल्यू, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 बार लिखा गया है, तो हम 3 प्लेस बना देंगे, 3 प्लेस, इस तरह 3 प्लेस हमने बना दिया ना। अब समझिए, यहाँ पर कितना है 2 है तो यहाँ हमने 2 लिख दिया, यहाँ पर कितना है 4 है तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ पर कितना है 7 है तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। सीखते चलिएगा, आराम से सीखिएगा। अब यहाँ पर सभी जगह यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे। 3 2 6, 6 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 7, बहुत शानदार। अब 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को ऐड करेंगे तो 7 चुका 28, 28 और 3 31, 28 3 31। अच्छा, अब फिर से 31 में 7 से गुणा करेंगे और 7 को जोड़ देंगे तो 31 7 7 3 21, और 7 3 21, और 7 कम 7, 21 7 हो जाएगा 217, कितना हो जाएगा 217, और 217 में जब 7 जोड़ेंगे तो 224, कितना हो जाएगा 224, बहुत शानदार। अब आंसर किधर से लिखेंगे, आंसर किधर से लिखेंगे, ये देखिए आंसर लिखना होगा, लास्ट वाला 2 प्लेस लेंगे, लास्ट वाला 2 प्लेस लेंगे, और जब भी यहाँ 7 प्लस 7 माइनस 4 प्लस 4 माइनस, जब भी यहाँ से स्टार्ट हुआ तब प्लस माइनस हो तो आंसर राइट साइड से शुरू करते हैं। राइट साइड का मतलब राइट साइड वाले अंक को ऊपर लिखेंगे और लेफ्ट वाले अंक को नीचे लिखेंगे, इस तरह लिख दिए, बहुत शानदार। अब ये जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू किसका आया है तो कहेगा केवल इतना ही का तो आया है, इतना ही का। ऊपर वाला अभी बाकी है, ऊपर क्या है 1 - 5 था, 1 - 5 था, और नीचे वाला ये पूरा का वैल्यू आया है कितना तो कहेगा 224
डिवाइड में है 31, 31 ऊपर चला गया, 31 चला गया ऊपर। अब 1 माइनस 5 ये 15 हो गया और 5 कम 5 नीचे 224। बस इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने का क्या ट्रिक है, 224 में से 155 घटा दीजिए, 224 में से 155 घटा दीजिए क्योंकि माइनस है। तो 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ बच गया 11 में से 5 गया तो 6, ठीक है 69 हो गया और नीचे हो गया 224, नीचे हो गया 200। तो 69/224, 69/224 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन ए है। कहाँ है बाबू तो कहेगा ऑप्शन ए है, जो बड़ी आसानी से है ना एक बेस्ट ट्रिक के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया है ना। मजेदार ट्रिक, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का और इस क्लास का आनंद लेते रहिए, ठीक है ना। देखिए सवाल में बोला है कि 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर के सिर से एक इमारत के निचले सिरे के अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखिएगा अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। समझिएगा बात, अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। 36 मीटर की दूरी पर है तो नीचे बेस कितना हो गया, 36 मीटर, कितना है 30 डिग्री। कितना डिग्री, क्योंकि यहाँ पर है 30 डिग्री बनेगा तो अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो ये उन्नयन कोण होता है, ये अवनमन कोण, तो ये 30 तो ये भी 30। अब इसकी ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो आपको मालूम है कि ये परपेंडिकुलर होता है, नीचे बेस होता है। परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है तो कहेगा tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो कहेगा परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ लिखेंगे tan थीटा, थीटा जगह पर 30 डिग्री, थीटा जगह पर कितना लिखेंगे 30 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब हम x माने हुए हैं, x वैल्यू माने हैं, ठीक है ना। ऊंचाई निकल जाएगी, ऊंचाई को क्या माने हैं, टावर की ऊंचाई को x वैल्यू माने हैं, तो x ऊपर हो गया। बेस मतलब 36 दिया है, बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो कहेगा 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 बराबर x बाई क्या हो गया 36। तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकालेंगे तो 36 बटा कितना हो जाएगा √3। अब √3 से डिवाइड करना आसान होता है। क्या होता है, आसान होता है। 3 से 36 में पहले भाग देंगे तो कितना होगा 12, और लास्ट में नीचे जो √3 दिया हुआ है उसमें चिपका देंगे तो √3 से भाग हो गया। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 12√3। 12√3 का मतलब हो गया ऑप्शन ए। है ना शानदार ट्रिक, है ना शानदार ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट वे है, इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट ट्रिक है और बेस्ट कंसेप्ट है। बस सीखते रहिए, देखते रहिए, आराम से सीखिए और आराम से इस जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए सवाल में देखिए, आगे सवाल में देखिए। सवाल में बोला है कि 16, 48 और 104 इसका निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, सबसे पहले इनका अंतर निकालेंगे। 48 और 16 में कितना का अंतर है, 32 का अंतर है। फिर 48 और 104 में कितना का अंतर है तो 14 में से 8 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 56 हो गया। यहाँ 32 का अंतर है, यहाँ 56 का अंतर है। दोनों में छोटा कौन है तो कहेगा 32 है, तब बड़े वाले को काट दीजिए, बड़े वाले को काट दीजिए। अब देखिए क्या 32 के पहाड़े में सब आएगा, 32 के टेबल में सब आएगा तो कहेगा बिल्कुल नहीं आएगा। तो 32 को हम फैक्टर करेंगे 16 × 2 में, 16 × 2 में, 16 और 2 में देखेंगे कि बड़ी कौन है तो कहेगा 16 है। तो पहले 16 से चेक करेंगे कि सब में भाग लग रहा है कि नहीं। 16 से 16 में भाग दीजिएगा तो बिल्कुल लगेगा, 16 से 48 में भाग लगेगा, 16 से 104 में भाग लगेगा। अगर नहीं लगता 16 से तो 2 से चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये 16 आपके सवाल का आंसर हो गया। HCF कितना हो गया, HCF कितना हो गया तो कहेगा 16 हो गया। HCF कितना हो गया 16, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया है ना, बड़ी आसानी से। क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुई। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। सवाल देखिए अगला सवाल देखिए कैसे चटकाया जाता है। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल में बोला है कि 80 लीटर क्या है, 80 लीटर का एक मिश्रण है, ठीक है, जिसमें क्या है तो कहेगा मिल्क है और क्या है बाबू तो कहेगा वाटर है। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 3:2, 3:2, ठीक है। बोला कि मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए कि दूध पानी का दोगुना हो जाए। दूध जो है वो पानी का क्या हो जाए, दोगुना हो जाए, ठीक है ना। तो 2:1 हो गया। अब एक बात बताइए, बोला है कि कितना और दूध मिलाया जाए। दूध मिलाने की बात हो रही है, पानी तो नहीं मिलाया जा रहा है तो कहेगा बिल्कुल नहीं मिलाया जा रहा है। यानी पानी जितना पहले था उतना अभी भी करना पड़ेगा। तब पानी पहले 2 यूनिट था, यहाँ 1 यूनिट है, तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा।
2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब देखिए पानी पहले भी 2 था, अब भी पानी 2 हो गया, तो कितना यहाँ दूध मिलाया गया है, तो कहेगा 3 के बाद 4 हुआ, मतलब 1 यूनिट दूध मिलाया गया है। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब समझिए जो ऊपर वाला रेशियो है ना, यही इनिशियल रेशियो है। जो ऊपर वाला रेशियो है यही बाबू इनिशियल रेशियो है। तो 3 और 2 मिलकर कितना यूनिट तक है? 5 यूनिट। यही 5 यूनिट का वैल्यू दिया है 80 लीटर। यही 5 यूनिट का वैल्यू दिया है 80 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 16 लीटर होगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 16 लीटर होगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 16, तो यही 1 यूनिट का तो वैल्यू निकालना है, क्योंकि कितना मिलाया जा रहा है? मिलाया जा रहा है। तो कहेगा 1 यूनिट मिलाया जा रहा है, तो यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 16 लीटर हो गया। और 16 लीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। 16 लीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन ए है, जो बड़ी आसानी से और आराम से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, सीख लिया। सीखना है आराम से, है ना। मैंने कई बार बताया है कि सीखना है बड़े आराम से, लेकिन चटकाना है एक झटके में, है कि नहीं? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। सवाल देखिए, सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर है, प्रति घंटा है, तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी? समझिए बात। नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर घंटा होगी। समझिए बात। एक बात बताइए कि 40 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में। तब धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या होता है? तो कहेगा x माइनस वाई कितना है? 40 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, धारा की दिशा में चाल तथा स्थिर जल में, एक बात बताइए, इसमें करना क्या है कि नाव की चाल को हम x मान लेते हैं और धारा की चाल को हम y मान लेते हैं। धारा की चाल को y, अगर विपरीत दिशा में जाएगी तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 40। बोला कि स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी? नदी की धारा की दिशा में क्या होगी नाव की गति? इसका मतलब ना, नाव की गति पूछा है नदी की धारा की दिशा में, तो ये जो 55 किलोमीटर बोला है कि स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल दे दिया है कितना? नाव की चाल दे दिया है कितना? 55। नाव की चाल कितना दे दिया है? 55। तो नाव को हम x माने हैं तो इसका 55 दे दिया है। माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर 40 है तो 40। ये माइनस वाई इधर आएगा, ये 40 इधर आकर घटेगा, तो 55 में से 40 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। और ये माइनस में वाई इधर गया तो प्लस में, तो वाई का वैल्यू हो गया 15। वाई का वैल्यू हो गया 15। वाई का वैल्यू 15 और x का वैल्यू तो 55 दिया ही है। x का वैल्यू कितना दिया है? 55 दिया है, ठीक है। सवाल में पूछा है कि नाव की गति नदी की धारा की दिशा में, तो नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होती है? तो कहिएगा x प्लस वाई होती है। कितनी होती है? x प्लस वाई। स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है ना। जब धारा की दिशा में कोई नाव चले या कोई व्यक्ति तैरता है तो उसका स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है। x का वैल्यू 55 दिया है, y का वैल्यू 15 दिया है। दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 मिलकर 10, 5 1 मिलकर 6 1 7 हो गया। 70 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का आंसर हो गया। 70 किलोमीटर पर आवर आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। कौन सा बाबू? ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। है ना मजेदार ट्रिक? अरे है ना मजेदार ट्रिक? पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। बहुत शानदार और बहुत ही खूबसूरत। सवाल देखिए, सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है। समझिए एक बात, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या बताइए। अच्छा, मान लीजिए कि टोटल विद्यार्थी को हम मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं? 1। अब एक बात बताइए, इसमें से जो गर्ल्स बॉयज है, बॉयज जो है वो बॉयज है 3/10। बॉयज कितना है? 3/10। तो एक बात बताइए, गर्ल्स कितना होगी? सीधी सी बात है कि गर्ल्स होगी 7/10। 7/10 क्यों? क्योंकि 1 में से 3/10 माइनस करेंगे तो 7/10।
टोटल विद्यार्थी है 200, टोटल विद्यार्थी है 200 और 200 का 7/10 हिस्सा निकलना है, 7/10 हिस्सा, 7/10 हिस्सा, 10 से 10, 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140। तो उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 140। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 140। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, है ना। जो एक झटके में आपने इस सवाल को चटका दिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बस सीखते रहिए, देखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए, ठीक है ना। बहुत शानदार। सवाल देखिए, सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, उनमें से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या, कुल संख्या को, मतों की कुल संख्या को हम मान लेते हैं, कुल संख्या को हम क्या मान लेते हैं? तो कहिएगा 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100, ठीक है। इस 100 में से 40% मिला, 2 प्रत्याशी में से एक को 40% मिला, एक को पहले को 40% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को 60% मिला होगा। बहुत शानदार। तो जो दूसरे को 60% मिला है, ये पहले वाले से कितना परसेंट ज़्यादा है? तो कहेगा 20% ज़्यादा है, 20% से जीता हुआ है। कितना से जीता? अच्छा, पहले वाला दूसरे से कितना से हारा है? 20% से हारा है। आपके हिसाब से 20% से हारा है और क्वेश्चन के हिसाब से 100 मतों से हारता है। क्वेश्चन के हिसाब से 100 मतों से, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे तो 20 एकम 20 यानी 1% का वैल्यू हो गया 20 25 100, 1% का वैल्यू हो गया 5, 1% का वैल्यू हो गया 5। तो सवाल में बोला है मतों की कुल संख्या को हम क्या माने हैं? 100 माने हैं। 1% का वैल्यू 5, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहिएगा कि 500 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। कौन सा बाबू? तो कहिएगा ऑप्शन ए इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार टेक्निक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का एक बेस्ट वे है, बहुत शानदार ट्रिक है ना। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बहुत शानदार ट्रिक है। इसी ट्रिक के साथ, है ना, चुनाव से संबंधित जो चुनाव रिलेटेड सवाल होता है ना, ऐसे ही चटकाया जाता है, चुनाव पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। बहुत शानदार। सवाल देखिए, सवाल बोला है कि पाइप ए बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं कितने देर में? देखिए बोला कि ए जो है टंकी जो है 10 घंटे में भरता है, बी जो है उसी टंकी को 15 घंटा में भरता है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है टोटल? तो कहेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे तो 30 होगा, यानी 30 लीटर का उसका क्या है? कैपेसिटी है। 10 से 30 भाग देंगे तो 3 यूनिट एक बार में भरेगा 1 घंटा में। 15 से बी जो है 15 से 30 में भाग देंगे तो 2 यूनिट भरेगा। भरना किसको है? तो कहेगा ए और बी दोनों को भरना है, ए और बी दोनों को भरना है। कितना लीटर? तो कहेगा 30 लीटर भरना है, 30 लीटर भरना है। ए जो है 3 यूनिट भरता है और बी जो है 2 यूनिट, तो 3 और 2 मिलकर 5 यूनिट से भरेगा। तो कितना घंटा में भर देगा? तो कहेगा कि 6 घंटा में भर देगा। कितना घंटा में भर देगा दोनों मिलकर? तो कहेगा 6 घंटा में भर देगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कैसा लगा? है ना शानदार ट्रिक, है ना। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट ट्रिक है और इसी ट्रिक से हर सवाल को चटकाया जाता है ना। इसी ट्रिक से हर सवाल को चटकाया जाता है। इस तरह का जो भी सवाल आएगा इसी ट्रिक से चटकाएंगे। देखो सवाल में देखिए, सवाल बोला है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है ना। तो क्रय मूल्य अगर 800 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना होगा? समझिए बात। एक बात बताइए कि 10% का वैल्यू कितना होता है? तो कहेगा 10% का वैल्यू होता है 1/10, ठीक है जी। अच्छा 26% का वैल्यू कितना होता है? तो कहेगा कि 13/50, 13/50, ठीक है। अब देखिए अच्छा एक बात बताइए, अंकित मूल्य के हिसाब से छूट दिया जा रहा है। तो मान लीजिए कि एमपी अगर मार्क प्राइस 10 है, मार्क प्राइस कितना है? अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1 माइनस करेंगे तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि छूट दिया जा रहा है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर सीपी है, तो सीपी यहाँ पर लाभ हो रहा है ना, तो सीपी कितना है? 50 यूनिट है। सीपी कितना है? 50 यूनिट। लाभ हो रहा है 13 का, तो 50 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हो गया 63। अब एक बात बताइए कि एक ही सवाल में
दो सेलिंग प्राइस तो नहीं ना रहेगा अलग अलग, तो कहेगा बिल्कुल नहीं रहेगा। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। अगर यहाँ 63 है तो यहाँ 9 क्यों रहेगा, इसको भी 63 बनाएंगे। तो ऊपर वाले को 63 बनाने के लिए 7 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 सत्ते हो गया 70, और यहाँ हो गया 9 सत्ते हो गया 63, और यहाँ पहले से 50 है तो 50 रहेगा। अब देखिए ना, एमपी हो गया 70 यूनिट, एसपी हो गया सेलिंग प्राइस हो गया कितना 63 यूनिट, और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हो गया 50 यूनिट, और यहाँ मार्क प्राइस हो गया 70 यूनिट। हो गया ना। अच्छा, आपके हिसाब से सीपी कितना है, तो कहेगा 50 यूनिट है, और क्वेश्चन के हिसाब से सीपी बोला है 800। क्वेश्चन के हिसाब से सीपी कितना है तो कहेगा 800। 10 से 10 टर्मिनेट हो गया, तो 5 से कैंसिल करेगा तो 16 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 16। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 16। जब 1 यूनिट का वैल्यू 16 हो गया तो बोला है अंकित मूल्य बता दीजिए। तो अंकित मूल्य का कितना यूनिट है, 70 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 16, तो 70 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 7 112 होता है, और 1 0 है तो 1 0, 1120 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा मार्क प्राइस, तो कहेगा 1120 रुपया मार्क प्राइस हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कैसा लगा ट्रिक, है ना शानदार ट्रिक, है ना, बहुत मज़ेदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट ट्रिक है। सवाल देखिए, सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि त्रिभुज के दो कोण है, एक 70 डिग्री और एक 40 डिग्री। तीसरा कोण बताइए। अब एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, एक 70 है एक 40 है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो तीसरा नहीं निकल जाएगा, तब बिल्कुल निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर दीजिए, तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो 7 4 11, 110 डिग्री, 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना होगा 70 डिग्री। कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री हो जाएगा ना। तो तीसरा कितना हो गया 70 डिग्री, ऑप्शन डी। तीसरा कौन सा गया 70 डिग्री, ऑप्शन डी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़कर घटा देंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। सवाल देखिए, सवाल देखिए। सवाल में बोला कि एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपया है, तब मूलधन बताइए। देखिए रेट दे दिया है y%, रेट दे दिया है y%। अच्छा, टाइम दे दिया है y वर्ष, और आपको ब्याज मतलब SI का वैल्यू दे दिया है y रुपया। तो बोला है कि मूलधन मतलब प्रिंसिपल बता दीजिए। प्रिंसिपल कितना होगा बता दीजिए। अब एक बात बताइए, SI बराबर आपको मालूम है क्या होता है PRT/100, ये मालूम है। SI मतलब दिया है y, बहुत शानदार। P बोले तो निकालना है, रेट बोले तो y%, T बोले तो y है, नीचे 100 है तो 100। अब ये y से y कैंसिल, ये y से y कैंसिल, ये 100 इधर चला जाएगा तो 100 हो गया, बराबर हो गया P × y। आपको निकालना है प्रिंसिपल, P का वैल्यू तो 100/y हो जाएगा y। 100/y का हम लिख सकते हैं 100/y, 100/y, 100/y। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ऑप्शन हो गया ए। कौन सा बाबू, ऑप्शन हो गया ए। बड़ी आसानी से आपने इस सवाल को चटका दिया, है ना, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। इसी टेक्निक के साथ इस तरह के सवाल को चटकाया जाता है। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। और पसंद आ रहा है ट्रिक तो शेयर करते रहे अपने दोस्तों के पास, लिंक को कॉपी करें, शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, स्टेटस पर लिंक लगा लीजिए। बहुत शानदार। सवाल में बोला है कि 0.27 डिवाइड है PX² इक्वल टू दे दिया है 27। ठीक है, ये इंटरचेंज हो जाएगा, PX² यहाँ आ जाएगा, 27 यहाँ आ जाएगा। तो 0.27 नीचे आ गया 27, और यहाँ हो गया PX²। अब एक बात बताइए, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो कहेगा बिल्कुल आएगा। 27 से 27 वन टाइम में कैंसिल हो गया, तो 1/100 बराबर PX²। x² हटेगा तो इधर रूट अंडर हो जाएगा ना, तो कहेगा बिल्कुल हो जाएगा। तो P बराबर हो गया 1/10, और 1/10 को हम 0.1 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपसे पूछा था कि P का वैल्यू बता दीजिए, तब P का वैल्यू कितना हो गया 0.1, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। सवाल देखिए, सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि कार एम की चाल कार W की चाल से दुगुनी है। देखिएगा, एम जो है एम और W जो है W, ये स्पीड का रेशियो जो दिया है, स्पीड का दोनों का, वो बोला है कि
एम की चाल डब्लू की चाल से दुगुनी है, यानी डब्लू की चाल 2 है तो डब्लू की चाल अगर 1 है तो एम की चाल 2 हो जाएगी। अब बोला है एम जो है 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो डब्लू की चाल बताना है। तो सबसे पहले टाइम का रेशियो निकालेगा। टाइम का जो रेशियो होगा ये इसका इन्वर्स होता है, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ और 2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। अच्छा 2 घंटा 30 मिनट एम को लग रहा है, आपके हिसाब से टाइम कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, और यही 1 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 2 घंटा 30 मिनट का मतलब 2.5 घंटा, कितना 2.5 घंटा। अब एक बात बताइए, जब 1 यूनिट का वैल्यू 2.5 घंटा तो 2 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 2.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 घंटा। मतलब ये कि डब्लू का टाइम मिल गया, डब्लू कितना घंटा, 5 घंटा चलता है, कितना घंटा, 5 घंटा। तो निकालना है डब्लू की चाल बता दीजिए, डब्लू की चाल। तो डब्लू की चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है तो कहेगा 120 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है डब्लू को तो कहेगा 5 घंटा, कैंसिल करेंगे तो कहेगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपके सवाल का आंसर हो गया। 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो बड़ी आसानी से आपने इसको एक झटके में चटका दिया। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और इस सवाल का आंसर आपको होमवर्क में देना है। इसके बाद भी एक और सवाल है, इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ बाबू, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले आता है, ठीक है ना। ये हो गया और यह भी हो गया। 2 सवाल को आपको होमवर्क में बनाना है, 2 सवाल को, एक इसको भी आपको होमवर्क में बनाना है और इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। इसका भी आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में, और इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। बहुत शानदार, बहुत। अगर पसंद आया है, बेहतर लगा है सब लोगों को, तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।